द राइज ऑफ इंडिया इज इनएविटेबल। यानी एक ऐसी घटना जो अवश्यंभावी होने जा रही है। और वो क्या है? भारत का जो राइज है, भारत का जो विकास है, और भारत पूरी दुनिया को लीड करने वाला है 21st सेंचुरी में। हो सकता है ये आपको स्ट्रेंज थोड़ा सा सुनने में लगे, एग्जैगरेटेड लगे, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के एनालिसिस हैं, वर्ल्ड बैंक के एनालिसिस हैं कि 2031 तक चाइना जो है दुनिया की लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएगा और अमेरिका को रिप्लेस कर देगा सेकंड प्लेस पर। और उस समय चाइना की जो इकनॉमी होगी मोर देन 32 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन होगी, और अमेरिका भी जस्ट बिहाइंड होगा। लगभग 30-31 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी जो है अमेरिका की होगी। और 2027-28 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडियन इकनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी। हालांकि 2025 में इसका हमने टारगेट रखा हुआ है, लेकिन चूंकि कोविड पैंडेमिक के चलते वो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं डेविएटेड हुआ है, जिसके चलते इसमें फर्दर 2 साल हमको और लग सकते हैं। फिर कैसे ये राइज ऑफ इंडिया का जो है वो इनएविटेबल होगा, ये एक प्रश्न बन जाता है। निश्चित रूप से मैं इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ देने जा रहा हूं। और आप इस वीडियो को जब पूरा एंजॉय करेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, तो निश्चित रूप से आप भी ये बात मानेंगे कि राइज ऑफ इंडिया इज इनएविटेबल। क्यों? क्योंकि हर देश का एक समय होता है। वर्ल्ड वार की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, ये 2 वर्ल्ड वार ऐसी थी जिसने अमेरिका के राइज को वर्ल्ड वार फर्स्ट से जहां वहां पर मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा मिला, फिर सेकंड वर्ल्ड वार में अमेरिका सुपर पावर बन के आर्थिक रूप से भी उभर करके आया और सैन्य रूप से भी उभर करके आया। और फिर अमेरिका की डॉलर ने जो है पूरी दुनिया में एक डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। लेकिन 70s 80s तक आते आते फिर इसी संसार ने, जगत ने देखा कि किस तरीके से जापानीज इकोनॉमी जो है वो एक प्रकार का मिरेकल बनकर के सामने आई। और जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इतना बड़ा काम और नाम कमाया कि जापान की इकोनॉमी जो है अमेरिका की इकोनॉमी को टक्कर देने लगी। फिर 21st सेंचुरी की अगर बात की जाए तो 21st सेंचुरी के जो फर्स्ट 2 डिकेड्स हैं उसमें राइज ऑफ चाइना जो है वो बहुत मैसिव रहा है। जिस तरीके से चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरा, पूरी दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो कंट्रोल करने लगा, और फिर एक एग्रेसिव चाइना उभर करके जो हमारे सामने इस टाइम दिख रहा है, वो सब 21st सेंचुरी के 2 डिकेड्स में आप देख सकते हैं। और जब हम भारत को देखते हैं इस पीरियड में, तो भारत में 80s तक बिल्कुल एक तरीके से कॉलोनियल जो हमारी विरासत थी, हेरिटेज था, हम उससे ही ओवरकम पाने करने में लगे हुए थे। फिर 85 में हमारे का इंटरनेट को जो है अलाउ किया गया, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। और 91 में इंडिया ने एक स्टेप लिया, जो स्टेप 1978 में चाइनाज ने लिया था, वो स्टेप हमने 91 में लिया। और हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, हमने लाइसेंसी राज को समाप्त कर दिया, और सीधे सीधे इंडियन इकोनॉमी जो है एलपीजी जो है की नीति पे चलने लगी। यानी प्राइवेटाइजेशन आने लगा, लिबरलाइजेशन आने लगा, और ग्लोबलाइजेशन को लाया गया, और भारत की इकोनॉमी को इंटरनेशनल इकोनॉमी से, ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट कर दिया गया। और फिर एक सीरीज शुरू हुई रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिकल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में। और पिछले 2 दशक जब चाइना का राइज हो रहा था, तो इंडिया जो है अपने रिफॉर्म्स में लगा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा हुआ था। और ये वही समय था जब चाइना जो है राइज कर रहा था। लेकिन अब चाइना अपने क्लाइमैक्स पर आ गया है, और हर चीज का एक उसका जो है क्रिटिकल पॉइंट होता है, और वो क्रिटिकल पॉइंट पे चाइना आ गया है। लेकिन भारत अपने जो बेसिक थे उनको सही करके आने वाले जो दशक होंगे 2030 से 2040 से 2050, ये इंडिया का दशक होगा। और देखने वाली ये बात होगी कि चाइना अपनी नंबर 1 की पोजीशन को कितनी देर तक बनाए रख पाएगा। और निश्चित रूप से चाइना ऐसा नहीं कर पाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात इस्टेब्लिश कर दूंगा, और जब ये समय आएगा तो ये वीडियो निश्चित रूप से एक गवाही होगा उस समय के लिए कि मैंने जो ये बात कही थी, ये कोई ऐसी बात नहीं कही है, बल्कि इस बात को बिल गेट्स ने भी माना है, नोया गेट्स ने भी माना है, वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं रोमर जी, उन्होंने माना है, और दुनिया भर के जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि राइज ऑफ इंडिया जो है वो इनएविटेबल है। आइए हम इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं कि वो ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते भारत जो है बदल रहा है, भारत की परिस्थितियां बदल रही हैं, और भारत जो है भारत में जो एक उभार आ रहा है विकास का, वो क्यों दुनिया को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को लीड करने वाला है।
अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि चाइना में एक बड़ा पॉपुलेशन था और वो पॉपुलेशन चाइना के लिए एक सस्ते लेबर के रूप में था, जिसके चलते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हुई। दुनिया भर की कंपनीज वहाँ पर आईं और उन्होंने चाइना में प्रोडक्शन किया और जिसके चलते चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और फिर उसने ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में कर लिया। और हालांकि फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया ने फेल किए और जिस तरीके से चाइना अब एग्रेशन अपना साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक में और दुनिया भर में अपने विस्तार को दिखा रहा है और उसका जो रोड एंड बिल्ड इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को एक नया आर्डर देना चाहता है और जो एस्टैब्लिश आर्डर उसको रिप्लेस करना चाहता है जो कि वेस्ट सपोर्टेड है, उसके चलते अब चाइना जो है चुनौती बन करके उभर करके आया है। लेकिन वो क्या कारण है जो इंडिया को यूनिक बनाता है? इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट नहीं किया है तो उसे हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और लाइक ज़रूर करें अगर आप वीडियो को एंजॉय करें। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस वक़्त भारत एक कॉलोनी था और भारत का जो है ब्रिटेन ने एक कॉलोनी के रूप में एक्सप्लॉइटेशन किया था। हालांकि इंडिया हमेशा से एक समृद्ध देश रहा है। यहाँ हज़ारों साल पुरानी जो है सभ्यता का विकास हुआ है। हम अगर इंडस सिविलाइजेशन से भी पहले जाके देखें तो मेहरगढ़ में हमें जो है सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं। तब लोग स्थायी निवास बना के रहने लगे थे और भारत को प्रकृति ने जो है वरदान दे रखा है। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, मैदान हैं, गंगा के मैदान हैं, तो कहीं सिंधु का मैदान है, तो सतलज और ब्रह्मपुत्र के मैदान है, जिनमें भारत ने की समृद्धि को बढ़ाया है। और उस समृद्धि के चलते ही भारत अपने इतिहास के अधिकतर दौर में दुनिया की पूरी इकनॉमी में लगभग 25% से ज़्यादा जीडीपी में, जो ग्लोबल जीडीपी थी, योगदान करता रहा। हालांकि ये परिस्थितियां तब बदल गईं जब भारत में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भारत को जो है कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे भारत एक गरीब निर्धन देश में कन्वर्ट हो गया। और स्वतंत्रता के बाद हमारी जो कॉलोनियल लेगेसी थी उसने भारत को एक प्रकार से घिरे रखा रहा और वो धीरे धीरे भारत की जो अलग अलग सरकारें आई उन्होंने योजनाओं के माध्यम से भारत में विकास के लिए कार्य करना शुरू किया, गरीबी निवारण कार्यक्रम किया, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और भारत उनसे संघर्ष कर रहा था। इसी बीच में विश्व का परिदृश्य बदला, दुनिया में अमेरिका का एक शक्ति के रूप में उभार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर पावर बन करके उभर करके आया और फिर 70s और 80s में जापानीज राइज हुआ। जापान ने इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया से एक ऐसा तहलका मचाया कि पूरी दुनिया में जापान की जो इकनॉमी थी उसका चर्चा होने लगा। फिर हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी की जो 2 डिकेड्स हैं उसमें चाइना का जिस तरीके से राइज हुआ है उस पर हमने अभी चर्चा वीडियो में पहले भी की है। हालांकि भारत इस बीच में कहीं ना कहीं एक पैसिव स्पेक्टेटर की तरह से रहा, मूक दर्शक की तरह से रहा और भारत की छवि जो पेंट की जा रही थी वो, अगर आपने स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी देखी है तो उस तरीके से की जा रही थी। कई सारी समस्याएं थी, लेकिन अब समय बदल गया है। समय भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 43 करोड़ है, दुनिया की सर्वाधिक है। और इस जनसंख्या का जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, लगभग 2/3 वो जो है हमारी वर्किंग फोर्स में आता है। 40% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 25 साल से कम की है। तो भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है और ये भारत को बहुत बड़ा बेनिफिट करने जा रही है। हालांकि इससे जुड़े हुए अपने कुछ प्रश्न हैं, निश्चित रूप से सरकार को उस दिशा में भी कार्य करना है, लेकिन अभी ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। और अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो चाइना बूढ़ा हो रहा है, इंडिया यंग है। वो 28 साल का इंडिया में जबकि है, जबकि चाइनीज़ एक जो औसत उसकी आयु है वो 39 ईयर्स है। तो जस्ट आप कह सकते हैं कि इंडिया के कंपैरिजन में चाइना बूढ़ा हो गया है और बूढ़ा चाइना जो है उसकी प्रोडक्टिविटी भी जो है कहीं ना कहीं स्लो होने जा रही है। और इस तरीके से जो वो ग्लोबल हब बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, वो शिफ्ट होने जा रहा है। और कई सारे आप निर्णय दे सकते हैं, एप्पल जैसी कंपनी जो है इंडिया में आ रही है और तमाम कंपनियां भारत आ रही हैं, वियतनाम जा रही हैं। तो चाइना का जो एक प्रभुत्व है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से चाइना 2031 में अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी बन जाएगा, सिंगल लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएगा, यूएसए को रिप्लेस कर देगा। और उस समय उसकी जो इकनॉमी होगी ऑलमोस्ट 32-33 ट्रिलियन डॉलर की होगी और अमेरिका भी जस्ट उससे थोड़ा सा पीछे होगा, 30-31 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी होगी। हालांकि भारत की इकनॉमी उस समय जो है लगभग 6-7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी। तो ऐसा सोचना कि भारत दुनिया में राइज कर रहा है ये स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ये स्ट्रेंज नहीं है, ये भारत की शक्ति है। क्योंकि भारत ने अपना जो विकास का कार्यक्रम तब किया जब चाइना का
राइज हो रहा था और भारत उस समय जो है लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को लेके आ रहा था। एक्चुअल में चाइना ने 78 में ही लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को ले आया था, एलपीजी को ले आया था, जिसमें निजीकरण को खोला गया, उदारीकरण किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया और विश्व की जो इकोनॉमी थी उसके साथ चाइना ने अपने को इंटीग्रेट कर लिया। और भारत में ये जो काम हुआ वो 1991 में हुआ। उसके बाद फिर भारत में तमाम सुधार किए गए, आर्थिक क्षेत्र में किए गए, लाइसेंसी राज समाप्त हुआ, कोटा परमिट खत्म हुआ और आज भारत में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर आप देखें तो जिस तरीके से योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार ने बनाई है, अगर आप पिछले 5 वर्षों में देखें, उड़े देश का आम नागरिक ये योजना है, आज देश में 74 की जगह 148। अभी लेटेस्ट जो है अंडमान निकोबार में एयरपोर्ट की जो है ओपनिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है और ये देश का 148वां एयरपोर्ट हो गया है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। भारत ने पिछले, अगर हम सिर्फ बात करें भारत के आर्थिक ग्रोथ की, तो भारत को 60 साल से अधिक समय लगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए और भारत 2007 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी था। लेकिन अगर हम बात करें 2014 की, तो 2014 में भारत जो है 7 वर्षों में ठीक $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया। यानी भारत की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनने में 60 वर्ष से अधिक का समय लगे, लेकिन भारत की इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन बनने में केवल 7 वर्ष लगे। यानी 1 ट्रिलियन भारत ने केवल 7 वर्ष में जोड़ लिया और फिर भारत ने अपनी इकोनॉमी जो है $3 ट्रिलियन से बढ़ाते हुए दुनिया की 5वीं जो सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, ब्रिटिश इकोनॉमी, जो कि भारत का कॉलोनियल मास्टर था, उसको भारत ने 2019 में पीछे हटा दिया और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। और उस समय भारत की इकोनॉमी जो थी वो $3.45 ट्रिलियन के आसपास थी। वर्तमान में भारत की जो इकोनॉमी है लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी है और साथ ही साथ इसका साइज जो है $3.75 ट्रिलियन हो रहा है, जो कि 2024-25 में $4 ट्रिलियन हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इस 2025 में ही भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कोविड पैंडेमिक के चलते वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। लेकिन 2027-28 तक इंडियन इकोनॉमी जो है वो $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। और भारत, जैसे मैंने कहा, कि सुधार की दिशा में बढ़ रहा है और ये सुधार सिर्फ केवल एक दिशा में नहीं हुआ है। अगर हम देखें इस सुधार का आधार क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, किन बुनियादों पर वो रखा गया है और वो कितने मजबूत हैं, और उनके बारे में इंटरनेशनल जो डिग्नेटरीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मानेंगे कि चाइना 2030-31 में निश्चित रूप से सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन चाइना को रिप्लेस करने के लिए भारत का राइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2030 से 2040 और 2040 से 2050 चाइना का उस तरीके से जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा जो भारत की एक्सपेक्टेड है और जिस लाइन पे भारत चल रहा है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी वाला देश है। भारत के पास एक ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स है। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में लाखों करोड़ों लोगों के स्किल का इन्हेंसमेंट किया गया है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की हजारों योजनाएं चल रही हैं जिनके चलते देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत और बेटर हुआ है। दुनिया भर की कंपनियां भारत में आ रही हैं। हालांकि अभी भारत में फॉक्सकॉन आया, उसने भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो डील अभी जो है टूट गई। लेकिन मैक्रॉन भारत में आ रही है और वो चिप बनाने जा रही है भारत में। इसी तरीके से दुनिया के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं भारत के मार्केट में आकर के इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत को अगर हम देखें, सिर्फ एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि अभी यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट जारी करी है और ये यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है वो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है OPHI के जरिए से जारी की गई है और ये 2023 की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि जो भारत में गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहा हूँ। 3 फैक्टर हैं और उनके कई सब फैक्टर हैं मिलाकर के। उसमें शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, बेटर लिविंग कंडीशन की बात है, पानी की एक्सेस की, जो हमारा स्वच्छ जल है उसकी बात है, स्वच्छता की बात है, पर्यावरण की बात है, पर्यावरण अनुकूल बिजली की बात है। भारत ने उन सभी क्षेत्रों में गरीब लोगों तक पहुंच करके उनके जीवन स्तर को सुधारा है। और पिछले भारत ने उसमें से अगर हम 2005-06 से देखें और वर्तमान में 2020 तक की ये रिपोर्ट है, 19-20 तक की, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत ने अपनी टोटल जनसंख्या का जो गरीबी के नीचे रह रहे थे उसमें से 50% लोगों को गरीबी के से बाहर निकाल लिया है। और ये वो कौन सी गरीबी है? जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसको कम किया है। 645 मिलियन जो कि 2005-06 में थे, लगभग 64.5 करोड़ जो गरीबी के नीचे रह रहे थे, वो 2015-16 में सिर्फ 370
मिलियन रह गए, यानी 37 करोड़ लोग रह गए। और फिर 2019 से 21 के बीच में फर्दर उसमें 230 मिलियन की कमी हुई है, यानी 23 करोड़ लोगों को भारत ने और निकाल लिया है, और लगभग 400 मिलियन से ज़्यादा लोगों को भारत ने जो है गरीबी से बाहर निकाला है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ये जब गरीबी से बाहर निकले हैं तो ये न केवल भारत की जो इंटरनल डिमांड एंड सप्लाई है उसको पॉजिटिवली इफेक्ट करने जा रहे हैं, इंडिया की जीडीपी के लिए वो ग्रोथ करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर आई है। फिर ये स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हैं, जिससे प्रोडक्शन में बढ़ेगा, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ेगी, और भारत का जो गरीबी निवारण पे कार्यक्रम चल रहा है उस पर भी भारत का जो है जो आर्थिक बोझ है वो कम होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिल गेट्स ने क्या कहा है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ लीफ फ्रॉगिंग। भारत जो है एक लंबी छलांग लगाने के उभार पर है, और उसके पीछे डिजिटल इंडिया है। यानी डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है भारत की तकदीर को बदल रही है, भारत के भाग्य को बदल रही है। और ये डिजिटल इंडिया कैसे संभव हो रहा है, किस तरीके से हमने आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके क्षेत्र में, और राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि केवाईसी जो है इंट्रोड्यूस किया गया। केवाईसी, नो योर कस्टमर, और यह है क्या, एन इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। लेकिन ये केवाईसी सुनने में बहुत सरल सा लगता है, लेकिन इसके अंदर कितनी क्षमता थी, इसका अनुभव अगर आप सोचें, अनुमान लगाएं, तो आपको अनुभव होगा कि केवाईसी ने भारत को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। भारत जिस प्लेटफॉर्म पर इस समय है, चाइना और अमेरिका भी उससे जो है बिल्कुल सरप्राइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, केवाईसी आया, उसने क्या किया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लाने का मार्ग खोल दिया, यानी यूपीआई को लाने का मार्ग खोल दिया। और ये यूपीआई क्या है, रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। यानी आप अपने मोबाइल से आप उसमें गूगल पे रखें, चाहे आप पेटीएम रखें, या कोई भी आप रियल पेमेंट सिस्टम रख सकते हैं, उसको आप भीम ऐप के माध्यम से इंटीग्रेट करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं, और रियल टाइम पेमेंट कर सकते हैं। आपको पता लग जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट रिसीव हो गया। और ये भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि अगर हम सिर्फ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी इतना बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो मोबाइल बेस्ड हो वो नहीं है, यूरोप में नहीं है, यूरोपीय यूनियन में नहीं है। फ्रांस जो है भारत से कह रहा है कि हम यूपीआई यूज करना चाहते हैं, यूएई भारत से एग्रीमेंट करना चाह रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका भी ये सोच जान रहा है कि अगर यूपीआई इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो अमेरिका को भी इसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये कितना बड़ा इंटीग्रेशन होने जा रहा है। और अगर सरकार ने आने वाले समय में अगर बाहरी जो हमारे यूजर होंगे यूपीआई के, उस पर सरकार ने एमडीआर अगर लिया, 1% भी लिया, तो कितना ह्यूज हमारे पास फंड जनरेट होगा जो भारत की विकास को गति देगा, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर ये संभव कैसे हुआ, ये संभव कैसे हुआ? इसने भारत में केवाईसी ने सिर्फ खाली यूपीआई का मार्ग नहीं खोला, केवाईसी ने भारत में वो किया कि जो लोग बैंक पहुंचे ही नहीं थे, जिनको बैंक से कोई संबंध ही नहीं था, उनको बैंक से जोड़ दिया। आज आधार कार्ड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति का बैंक, और जनधन योजना आई उसके माध्यम से लोगों को बैंक से जोड़ा गया। आज भारत की बड़ी जनसंख्या जो है, 80% से अधिक पॉपुलेशन जो है वो बैंक में अपना अकाउंट रखती है। और ये बैंक का जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसका ये कहना है कि 80% पॉपुलेशन को अगर किसी फाइनेंशियल सिस्टम में भारत को इंटीग्रेट करना होता तो अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता तो 46 वर्ष लगते। लेकिन इंडिया ने ये काम सिर्फ कितने वर्ष में कर लिया है? 7 साल में किया है। और इस 7 साल की केवाईसी में इंडिया ने एक तो पूरे देश का फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दिया, साथ ही साथ कस्टमर को जान गए, कस्टमर के साथ साथ यूपीआई पेमेंट सिस्टम ले आए, डिजिटल कैंपेन को आगे बढ़ा दिया। और ये काम में भारत का अगर हम मूल्य देखें कि एक कस्टमर तक पहुंचने के लिए अगर हम बात करें सिर्फ, तो उस कस्टमर को पहुंचने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है। पहले तो हम यूपीआई को ही देखते हैं, इसका पेमेंट कितना तेजी से राइज कर रहा है। दुनिया में इस समय जो टॉप रैंकिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसमें यूपीआई रैंक फर्स्ट कर रहा है। 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शन जो हैं सिर्फ किए हैं, और इसकी अगर वैल्यू देखें तो वो 126 लाख करोड़ रुपए की बनती है। और सेकंड प्लेस पर जो है वो ब्राजील है, और ब्राजील में जो है वो 29.2 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं। यानी अगर ब्राजील, यानी इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है, और ब्राजील और इंडिया में कितना ह्यूज डिफरेंस है जिसको गैप करना इम्पॉसिबल है। और चाइना
जो भारत का कंपटीटर है, वहाँ तो सिर्फ मात्र 17.6 मिलियन ट्रांजैक्शन ही जो है किसी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट सिस्टम से हो रहे हैं। और डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जैसा कि आपको जानकारी, कैशलेस पेमेंट है, आपको कोई बैंक नोट नहीं यूज़ करना है, कॉइन नहीं यूज़ करना है, एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट होता है, या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जैसा कि अमेरिका में होता है, या डेबिट कार्ड है, तो आप ऑफलाइन इन्वायरमेंट में भी कर सकते हैं। और इस सब के चलते जो मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, उनके सामने भी एक चुनौती आ गई है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट इंडिया का हुआ है। और फिर ऐसा अमेरिका में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया है, यूरोप में भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया है कि वो इतना बड़ा कोई पेमेंट सिस्टम लेकर के आए। और अमेरिका में तो अभी भी जो है कार्ड सिस्टम ही जो है डोमिनेट करने वाला है। और इस केवाईसी से हुआ क्या, अगर एक कस्टमर को आपको बैंक तक लाना होता था तो आपको $23 के बराबर आपका खर्चा होता था। आज आप वो काम सिर्फ 15 सेंट्स में कर सकते हैं, 6-7-8 रुपए के अंदर वो काम आपका हो जाएगा। तो किसी कस्टमर को बैंक कस्टमर तक बनाने के लिए, लाने के लिए सिर्फ 6-7-8 रुपए का खर्चा है, जबकि पहले यही $23 तक, यानी आप लगभग 2000 रुपये मान लें, लगता था। तो कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस भारत ने किया। और ये किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को चेंज करने जा रहा है कि पूरा नेशनल मार्केट हमारा जो है वो इंटीग्रेटेड हो गया है, इंक्लूसिव हो गया है। और ये 15,000 गुना से ज़्यादा कम है अगर आप किसी एक कस्टमर को साथ में अपने जोड़ते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसके चलते फ़ायदा क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ी है, फाइनेंशियल सिस्टम हमारा फैला है, और साथ ही साथ जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे, वो जो उसमें लीकेजेस थी, जो करप्शन था, वो कम हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसान मानधन योजना को ही देखें तो सीधे बैंक खाते से 2,000 रुपये आपको प्राप्त हो जाते हैं। आपके परिवार के लोग होंगे जो गाँवों में रहते हैं, जिन्हें पैसे 2,000 रुपये प्रत्येक 4 महीने के हिसाब से 6,000 रुपये मिलते हैं, और कोई लीकेज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 2009 की आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो भारत में सिर्फ 71 मिलियन लोग इंटरनेट यूज़ करते थे, और वो इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग 5% थे टोटल भारत की तत्कालीन जनसंख्या के। और बैंक अकाउंट भी लोगों के पास सिर्फ 17% लोगों के पास था। लेकिन आज भारत में 760 मिलियन पीपल आप कह सकते हैं जो नेट को यूज़ कर रहे हैं। भारत की 50% पॉपुलेशन से अधिक, लगभग 52% लोग पॉपुलेशन जो है इंटरनेट को यूज़ कर रही है। और ये 2022 के आंकड़े हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। तो ये कितना बड़ा मार्केट आया है, और इस मार्केट के साथ भी प्लस माइंड है, ये भी हमारी पूरा सिस्टम एक तरीके से इंटीग्रेटेड होकर उभर रहा है। और ये जो सिस्को अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करती है, उसका यह कहना है कि इंडिया का ये जो इंटरनेट यूज़र का जो पूरा एक डाटा है, ये 900 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा, यानी 90 करोड़ लोग 2023 तक इंटरनेट यूज़ करने लगेंगे। और भारत में इंटरनेट शुरू कब हुआ है? 86 में हुआ है, राजीव गांधी जी ने शुरू किया था। और उसके बाद ये, और तत्कालीन ये एजुकेशन रिसर्च पर्पस के लिए था। फिर जो पब्लिक के लिए इंटरनेट शुरू किया गया वो 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया। और आज भारत में लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और 2023 तक सिस्को का मानना है कि 90 करोड़ लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न उठ सकता है कि चाइना में ऑलरेडी 1 अरब लोग जो हैं वहाँ इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो फिर इसमें ऐसा क्या विशेष है जो भारत के लिए विशेष बन जाता है? तो समझने की बात है कि इंडिया का इंटरनेट यूज़र और जो चाइना का इंटरनेट यूज़र है, दोनों के अप्रोच में फ़र्क है। क्योंकि जो चाइनीज़ इंटरनेट यूज़र है वो अंग्रेजी से दूर है, उनका अपना एक इंटरनल सिस्टम है जिसमें वो चाइनीज़ भाषा में इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक इंटरनेट यूज़र जो होता है वो इंग्लिश का यूज़ करता है, और इस इंग्लिश अच्छी तरीके से वो समझ सकता है, इंग्लिश अच्छी तरीके से वो बोल सकता है। एक बड़ी जनसंख्या यहाँ इंग्लिश को जानने वाली है, और उसके लिए अंग्रेज़ी कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके नॉन एग्जिस्टेंट उसके लिए हो। और इस इंग्लिश के चलते वो सीधे सीधे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीधे कनेक्ट हो जाता है, और उसके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रह जाती है। और वो सारा काम जो आउटसोर्स हो रहा है वो सीधे सीधे भारत आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, और ये लगभग $500 बिलियन का व्यापार है जिसमें भारत जो है रोल प्ले कर रहा है, और भारत का रोल इसमें धीरे धीरे बढ़ना ही है। फिर अगर हम बात करें तो इंटरनेट चूंकि एक इक्वलाइजर की तरह से काम कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप इंटरनेशनली जो तमाम लेक्चर्स हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, दुनिया की जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन सब के जो मटेरियल हैं, जो उनके व्यूज़ हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उन सब तक आप इंग्लिश के माध्यम से पहुँच सकते हैं। और इन सारे जो आपकी KYC आई, जो आपका UPI आया, जो आपका इंटरनेट आया, उन सब के लिए एक आधार ने काम किया, उसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड।
और वो आधार जो है 2009 में लॉन्च किया गया था और इसे महाराष्ट्र के नांदूर में 29 सितंबर 2010 को किया गया था। और ये आधार सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये बात कही, पॉल रोमर ने, कि वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। और ये एक तरीके का नेशनल कार्ड भी नहीं है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी कार्ड है और इसी के आधार पर आपकी केवाईसी है, इसी के आधार पर आपका यूपीआई है और पूरे देश में आपकी एक पहचान है। तो ये कितना इफेक्टिव भारत को लेकर के आगे जाने वाला है, इस पर आपको सोचने की आवश्यकता है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ा है। फिर इंडियन जो इमिग्रेंट्स हैं, जो भारत में बाहर रह रहे हैं और जो अंग्रेजी जानने वाले हैं, और उनमें भी एक ऐसी जनरेशन उभर के आ गई है जिनका जन्म जो है बाहर यूएस में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, यूरोप में हुआ है, यूरोपीय यूनियन में हुआ है, और वो वहाँ रह रहे हैं और एक बड़ी जनसंख्या भारत की बाहर जा रही है। वो इमिग्रेंट न केवल हमको रिमिटेंसेस भेज रहे हैं, भारत दुनिया का 2022 में सबसे बड़ा टॉप जो था रिमिटेंस रिसीवर था $100 अरब का। तो एक फॉरेन हमारे पास आ रहा है, रिजर्व आ रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो ये यंग यूथ्स हैं वो बाहर जाकर के भारत की इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। और आप देखें इस समय जो जितनी मेजर यूरोपियन कंपनीज हैं, चाहे अल्फाबेट हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोब हो, आईबीएम हो, उन सब के शेयर हेड कौन कर रहा है, सीईओज कौन है, वो इंडियंस हैं। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। फिर इंडिया में स्टार्टअप आया है। फिर अगर हम 2023 के ही लेटेस्ट आंकड़े को देखें तो इंडिया में अब तक 108 यूनिकॉर्न्स हो गए। यूनिकॉर्न्स उन कंपनीज को कहते हैं जिनका टर्नओवर $1 बिलियन से अधिक का है। और ये भारत में कितनी तेजी से बढ़े हैं। 2021 में 44 यूनिकॉर्न नहीं बने, 2020 में 11 बने, 2019 में 7 बने। तो लगातार एक ग्रोथ आपको दिख रही है, 7, 11, 44। और जबकि यूनिकॉर्न जो है, अगर हम भारत में बात करें तो पहला यूनिकॉर्न 2011 में आया था और वो इमोबी था। इमोबी जो इंडिया का था पहला यूनिकॉर्न था। और उसके बाद आप देखें कि इंडिया में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है, दुनिया भर में 1000 है और उन 1000 में 100 से अधिक यूनिकॉर्न इंडिया में है। तो यू कैन इमेजिन कि इंडिया कैसे बदल रहा है, समय कैसे बदल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग भारत की वीक रही है, लेकिन इंडिया अगर हम देखें तो भारत जो है अब सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरर जो है ग्लोबली बन के उभरा है। 2015 में सिर्फ 6 करोड़ यूनिट थी, लेकिन अब 2021 में भारत ने 29 करोड़ यूनिट जो हैं मोबाइल में बनाई हैं। फिर एप्पल्स जो है वो भारत में अपने ऑपरेशंस लेकर के आ रही है। 2021 में उसने 3 मिलियन जो है यूनिट्स भारत ने प्रोड्यूस की थी। हालांकि अगर हम चाइना से उसका कंपैरिजन करें तो बहुत कम है, वहाँ 230 मिलियन हुआ था। लेकिन ये गैप घट रहा है और अभी एप्पल ने फिर ये घोषणा करी है कि वो अपने मैन्युफैक्चर का 5 to 10% ऑफ जो उसके न्यू आईफोन 14 होंगे मॉडल्स हैं वो इंडिया में प्रोड्यूस करेगा। अभी फॉक्सकॉन का भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ था चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हालांकि कुछ कारणों के चलते ये डील्स कैंसिल हो गई है, लेकिन फॉक्सकॉन स्टिल इन इंडियन मार्केट एंड सर्चिंग पार्टनर। तो भारत में चिप आ रहा है। फिर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका थे तो वहाँ पर उन्होंने मैक्रॉन से जो है एग्रीमेंट किया है। मैक्रॉन इंडिया में जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारत के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका हमें समाधान निकालना है, जैसे ब्यूरोक्रेसी को मिनिमाइज करना है और हमको इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, करप्शन को हमें कम करना है। साथ ही साथ जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग हमारी है वो निश्चित रूप से उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो उस वक्त भारत की जो रैंकिंग थी 142 थी, आज 2022 में 63 है। हालांकि उन्होंने लक्ष्य जो था रखा था वो अंडर 50 का रखा है, तो एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग हमारा वीक है, जैसा मैंने पहले बताया कि हम चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम के कंपैरिजन में भी हमारी इकोनॉमी में जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कम रहा है, लगभग 15 से 16% आप मान सकते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है। हाँ, हालांकि हमारा जो है सर्विस सेक्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग को नई कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे अपनी जीडीपी में, तब तक हम फिर जो है एम्प्लॉयमेंट की जो भारत में समस्या है, रोजगार की जो समस्या है, वो उसका सही तरीके से समाधान नहीं निकाल सकते हैं। तो इस दिशा में काम करना है और सरकार इसके लिए मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट लेकर के आई है, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं लेकर के आई है। साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे स्कीम्स हैं, इनके क्रियान्वयन में समस्याएं हैं। अगर इन योजनाओं को सही तरीके से
ग्राउंड पर अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो भारत के भाग को बदलने में समय बहुत अधिक नहीं लगेगा। और फिर जिसके चलते चूंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या अधिक है, चाइना में 2/3 जो है यूथ वहाँ के एम्प्लॉयड है, जबकि भारत में सिर्फ आधे हैं। तो ये एक समस्या है जिसके चलते कुछ जो थिंकर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो भारत के संदेह की नज़र से देखते हैं कि क्या भारत ऐसा कर पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से भारत इसके लिए तैयार है, और अगर भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि अब अमेरिका का युग जा रहा है, यूरोप पीछे जा रहा है, और चाइना बी सीटेड एट फर्स्ट रैंक जल्दी 2-4-5 साल में आ जाएगा। चाइना को उतारेगा कौन? वो काम भारत को करना है, और निश्चित रूप से भारत ऐसा करने के लिए सक्षम है। क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चरल की बात करें, डेवलपमेंट की, तो जैसे मैंने बताया कि भारतमाला परियोजना चल रही है, और इस भारतमाला परियोजना में देश में 34,800 किलोमीटर से अधिक की जो है रोड्स बनाई जा रही हैं। इनका साथ ही साथ जो हमारा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था उसको जोड़ा जा रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसी तरीके से सागरमाला योजना है जिसमें हम पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन से कर रहे हैं, एयरपोर्ट से कर रहे हैं, हाईवे से कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे से कर रहे हैं, और ये सब एक ह्यूज डेवलपमेंटल प्रोग्राम चल रहा है जिसका परिणाम आपको मिलेगा। फिर भारत की जो कोस्ट लाइन अगर हम देखें तो 7500 किलोमीटर लंबी है, इसको हम अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल को बहुत आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर निश्चित रूप से हम आ सकते हैं कि एक हमने बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन देश में किया है, उस बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन का आधार फाउंडेशन जो है आधार रहा है, फिर उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हमको बढ़ाया, केवाईसी हुई, डिजिटल सिस्टम आया, यूपीआई आया, तो पूरा सिस्टम एक तरीके से इंटीग्रेट कर रहा है। और निश्चित रूप से इन सारे आधारों के आधार पर भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत की सरकार जिस तरीके से निर्णय बोर्ड ले रही है, निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।